हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं सरकारी जॉब मस्ती के परिवार में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। हमने इसके वीडियो में पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उच्च न्यायालय में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि केंद्र स्तर पर जो न्यायपालिका वो कैसे काम करती है और उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, हमने उसको देखा था। आज हम देखेंगे कि राज्य स्तर पर जो हमारी न्यायपालिका है यानी कि उच्च न्यायालय वो कैसे काम करती है और इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में उसको हम देखेंगे। तो जितने भी प्रश्न आते हैं उन सबको देखेंगे। ये वीडियो हम दो पार्टों में बनाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं इस उच्च न्यायालय को हम दो पार्ट में बनाएंगे। एक पढ़ेंगे कि उच्च न्यायालय से जो संबंधित वीडियो थे उनको देखेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि कुछ उच्च न्यायालय कई राज्यों में है, उनका न्यायिक क्षेत्र क्या है, उनका मुख्यालय क्या है। तो ये दो वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले देखेंगे कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, इसका जो वर्णन है यानी कि विवरण है वो किस भाग में है, तो भाग 6 में है। उच्च न्यायालय का विवरण भाग 6 में है और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक, अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय का विवरण है। तो जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो 214 से लेकर 231 तक इनका विवरण रखा गया है। तो इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे 214, 216, 217, ये क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि इससे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, क्या सभी प्रश्न बनते हैं जो जो यहाँ पे बना है। तो जैसे अब अनुच्छेद 214 क्या है? अनुच्छेद 214 में है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है जो हर राज्य में उपस्थित है। हर राज्य में नहीं, कुछ राज्यों में नहीं है, उसको अभी आगे पढ़ेंगे। और फिर अनुच्छेद 216 कहता है कि उच्च न्यायालय का जो गठन होगा वो कैसे होता है, यानी कि इसके गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 216 में रखे गए हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 217 में है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। क्या है? ऐसे में क्या होता है, हमारे पास कुल कितने राज्य हैं? अभी वर्तमान में देखा था 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सॉरी, 9। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसे में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके हमारे पास यहाँ वर्तमान में, यानी कि हमारे यहाँ पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? 24। यानी कि 28 राज्य हैं, 28 राज्य के बजाय 24 उच्च न्यायालय है। ऐसे में 4 उच्च न्यायालय की क्या है? कमी है। तो वही उसी की व्यवस्था की गई है, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। यानी कि एक उच्च न्यायालय दो राज्यों में काम कर सकता है, उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 217 में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 214, 216, 217, ये इनसे संबंधित प्रश्न यहाँ से और यहाँ में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि राज्यों के लिए एक राज्य उच्च न्यायालय की एक व्यवस्था की गई है, यह अनुच्छेद 214 में है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था वो अनुच्छेद 217 में है, और उच्च न्यायालय का गठन से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 214 में, तो ये सॉरी 216 में। तो 214, 216, 217 हमने पढ़ चुका। अब जो उच्च न्यायालय होंगे, तो कैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसी तरह से उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होती है तो वो देख लेते हैं। इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, वो अनुच्छेद 217 के तहत। तो अनुच्छेद 217 में जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान या विवरण है। तो अनुच्छेद 217 के अनुसार ये क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। लेकिन नियुक्ति जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था, नियुक्ति तो करते हैं लेकिन किनकी सलाह पर? तो सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर वो राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। सेम टू सेम ऐसे उच्च न्यायालय में भी होगा। तो उच्च न्यायालय में जो सलाह लेंगे राष्ट्रपति महोदय, वो किससे किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। और जो राज्य के राज्यपाल होंगे, राज्य के राज्यपाल, तो जो राज्य के राज्यपाल होंगे उनसे, और सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसको चुनता है फिर वो राष्ट्रपति महोदय उनको क्या करते हैं? नियुक्ति कर देते हैं। तो सेम प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल की सलाह पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? योग्यता जैसे वहां पे था सर्वोच्च न्यायालय में, उसी तरह से उच्च न्यायालय में भी होगा। पहली तो भारत का नागरिक हो, ठीक है, पागल या दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, पता है, सॉरी पागल या दिवालिया नहीं। और इसमें क्या है? 10 वर्ष न्यायाधीश हो। वहां पर भी हमने पढ़ा था
कि 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश यानी कि जज के रूप में काम किया हो, हाई कोर्ट में, सॉरी 5 साल तक हाई कोर्ट में किया हो काम न्यायाधीश का। और यहाँ पे क्या 10 वर्ष तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि जो जिला स्तर पर कोर्ट होती है वहां पे जज क्या काम किया हो, कहाँ तक 10 वर्ष तक। और या 10 वर्ष तक क्या किया हो हाई कोर्ट में वकालत, 10 वर्ष तक यदि हाई कोर्ट में वकील है तो भी बन सकता है मुख्य न्यायाधीश, या 10 वर्ष तक न्यायाधीश होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज होगा तो भी वो बन सकता है क्या, मुख्य न्यायाधीश बन सकता है कहाँ का, उच्च न्यायालय का। अब इनकी जो शपथ है कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे इनकी जो शपथ दिलाते हैं वो महोदय दिलाते हैं राज्यपाल। हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय में जो शपथ दिलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय। तो हम दोनों को मिला के पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और उच्च न्यायालय की शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल महोदय दिलाते हैं। और हमने पढ़ा था कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय का अधिकतम 65 वर्ष होना चाहिए और उच्च न्यायालय का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम कितना होना चाहिए, 62 वर्ष। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल था वो कितना होना चाहिए, अधिकतम 65 वर्ष। दोनों को एक साथ मिला के पढ़ेंगे, याद रहेगा। और जो त्याग पत्र शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल, कार्यकाल कितना होना चाहिए, 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट का अधिकतम 65 वर्ष और शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय। अब जब त्याग पत्र की बात आएगी तो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के जो त्याग पत्र देंगे वो किसको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, दोनों न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो अपना त्याग पत्र किसको दें, सौंपेंगे, राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। अब स्थानांतरण से संबंधित क्या कि यदि उच्च न्यायालय में क्या, उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो किसी कारणवश कोई गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं यानी कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या है इनका स्थानांतरण, या वो कुछ गलत सिद्ध पाएंगे तो हटा दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उनके न्यायिक क्षेत्र से उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, तो उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो स्थानांतरण पर हस्तक्षेप कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश का क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अब उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां हैं, उच्च न्यायालय जैसे हमने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां वो कौन कौन सी थी, सेम टू सेम उच्च न्यायालय की भी वैसे शक्तियां हैं। जैसे मूल अधिकारिता, यानी कि मूल अधिकार का जब आपका हनन होगा तो उससे संबंधित ये बात की गई है। और रिट भी इसी से संबंधित होता है, मूल अधिकार का अध्ययन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जैसे 5 रिट दायर कर सकता है उसी तरह से उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार का रिट दायर कर सकता है। अब अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार का मतलब यदि आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मुकदमा चल रहा है, ऐसे में आपका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है उसमें, तो आप इसकी अपील कहाँ पे कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में भी दिक्कत होगी तो उसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये होता है अपीलीय अधिकार, ठीक है। अब अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय भी उसी तरह से है, ठीक है। अब देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन को पढ़ा था, यानी कि जो कोई भी केंद्र सरकार यानी कि केंद्र से जो प्रस्ताव पास होते हैं, कोई बिल पास होता है, तो ऐसे में वो संविधान के खिलाफ होता है, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, उसको पुनः विचार करके यानी कि उसको देख सकती है, यदि कोई गलत यानी कि संविधान के खिलाफ हुआ है तो उस प्रस्ताव को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती थी, रद्द कर सकती थी। उसी तरह से राज्य स्तर पर, यदि राज्य स्तर पर जो राज्यपालिका और राज्य स्तर पर केंद्र पालिका राज्यपालिका होगी और विधायिका होगी, तो उनके द्वारा कोई प्रस्ताव पास किया जाएगा यानी बिल पास किया जाएगा, वो जो कि संविधान के कुछ होगा, ऐसा होगा कि संविधान का हनन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, या जो हमारे मौलिक अधिकार पर कुछ हनन हो रहा है, तो ऐसे में उच्च न्यायालय भी क्या कर सकती है, इसका न्यायिक पुनरावलोकन उसको देख सकती है। यदि ऐसा लगता है उसको कि जो प्रस्ताव पास किया गया वो वास्तव में संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो ऐसे में जो प्रस्ताव पास होगा उस प्रस्ताव को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकती है, उसी तरह से उच्च न्यायालय भी किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान के खिलाफ बनी है, उल्लंघन कर रही है। तो ये चीजें थी उच्च न्यायालय से संबंधित। तो उच्च न्यायालय से संबंधित और एक वीडियो बनेगा भी कि उच्च न्यायालय में जो उच्च न्यायालय है, क्या जितने भी राज्य में उच्च न्यायालय है उसका न्यायिक क्षेत्र क्या है, उसके मुख्यालय क्या है, जो कि यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनता है, यानी कि एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आप लोग देखते भी होंगे कि जैसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो होता कहाँ पे है, इलाहाबाद में। उसकी एक खंडपीठ है जो कि लखनऊ में है। तो इन्हीं सब बातों को चर्चा करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे यानी कि जितने भी प्रश्न बन सकते थे, हम उन प्रश्नों को यहाँ पे देखें। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, फिर उसके बाद लूसेंट की बुक का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको लगाइएगा जरूर। तो यहीं तक देखिएगा, ठीक है।